वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसबी पे। हम लोग हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर रहे थे और हम लोग ने 2-3 टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें संज्ञा हमने कंप्लीट कर लिया है और संज्ञा के बाद हमने सर्वनाम भी किया है, विशेषण भी किया है और अब बारी थी किसकी? क्रिया की। हम क्रिया टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में और हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास में मैंने सारी क्रियाएं ले ली हैं। क्रिया मतलब बेसिकली काम। हम कोई भी काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। हिंदी व्याकरण में उसको क्रिया कह देते और दैनिक जीवन में उसको काम कहते। जैसे हम खाने का काम करते हैं, हम सोने का काम करते हैं, हम दौड़ने का काम करते हैं, हम विद्यालय जाते हैं तो हम पढ़ने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली काम ही है जिसको हम हिंदी व्याकरण में क्रिया कह रहे हैं। तो मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी और इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। यदि क्रिया से क्वेश्चन आता है तो चाहे फिर आप कोई भी एग्जाम दे लें, यदि क्रिया से क्वेश्चन आता है और जो मैं आपको पढ़ाता हूं आप 3 से 4 बार इसका रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे कि भाई क्रिया क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है। आसानी से समझ लीजिए आप, जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है। जैसे आप मुझसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो मैं बोल दूं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने की क्रिया हो रही। जैसे कोई खाना खा रहा है, आप बोलो भाई आप क्या कर रहे हो तो बोलेगा मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खाने की क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पानी पीने की क्रिया हो रही है, सोने की क्रिया हो रही है। तो बस यही क्रिया है। जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है तो वो क्रिया है। कोई आपसे पूछे, जैसे आपने क्रिया पढ़ ली, अब कोई आपसे पूछे कि भाई क्रिया की परिभाषा क्या है, तो जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई क्रिया या कोई काम हो रहा है या कोई कार्य कर रहा है तो हम तो इसे बताएंगे कि ये क्रिया है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए या हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसे हम क्रिया कहेंगे। और इसमें कुछ नहीं है समझने का, बस इतना था तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक थोड़ा सा ये धातु का है कि धातु क्या है। इससे प्रश्न पूछ लेते हैं तो इसको भी समझना जरूरी है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का बेसिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। अब इसका मूल रूप क्या है? पढ़ या पठ। तो पठ क्या हो गया? धातु हो गई। जैसे मैंने कहा खाना, खाना एक क्रिया है, एक काम है। खाना एक क्रिया है और धातु क्या है? खाना में खा धातु है, पीना में पी धातु है, चलना में चल धातु है। तो ये धातु है। तो धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे खा से खाना बन गया, खा से खाना बन गया, पी से पीना बन गया, दौड़ से दौड़ना बन गया, खेल से खेलना बन गया। तो धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। इसलिए समस्त क्रियाओं में धातु उपस्थित रहती है। आपसे ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, क्या समस्त क्रियाओं में धातु उपस्थित रहती है? तो हाँ, सभी क्रियाओं में धातु उपस्थित रहती है, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु जो क्रिया बनती है वो धातु से ही बनती है। जैसे खा धातु है तो खाना बन गया, पी धातु है तो पीना बन गया, और खेल धातु है तो खेलना बन गया, पढ़ धातु है तो पढ़ना बन गया। तो धातु से ही क्रिया का निर्माण हो रहा है, क्रिया बनती ही है धातु से। और जैसे चलना है, चलना एक क्रिया है। यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उदाहरण मैंने ले लिए हैं, कुछ उदाहरण मैंने ले लिए हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए कि चलना जो क्रिया है इसमें चल धातु है। चलना क्रिया में कौन सी धातु है? चल धातु है। और चल एक धातु है, इससे ही क्रिया का निर्माण होगा। तो चल से चलना बन गया। जैसे खेल से खेलना बन रहा था वैसे चल से चलना बन गया। तो चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, खेलना क्रिया में खेल धातु है, पीना क्रिया में पिब धातु है या पी धातु है, और पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। तो आपको आशा करता हूं मैं कि धातु भी समझ में आई होगी कि क्या है और क्रिया भी समझ में आई होगी कि क्या है।
यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनते, लेकिन हाँ धातु से बन जाता है। पूछ लेते हैं कि खेलना क्रिया में कौन सी धातु है, तो खेल धातु है। पढ़ना क्रिया में कौन सी धातु है, तो पढ़ धातु है। ये प्रश्न पूछ लेते, बाकी क्रिया से प्रश्न नहीं पूछते। क्रिया की परिभाषा हमें याद होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी है। बाकी इससे तो प्रश्न बनता है तुम्हारा ये धातु से तो प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सी धातु है। क्रिया दे देते हैं और धातु पूछते हैं। और एक नोट याद रखें, ये नोट मैंने लिखा है, इसको याद रखें कि सामान्यतः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। सामान्यतः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे एक धातु हो गई पठ, और प्लस में हमने ना जोड़ दिया तो क्रिया बन गई, पढ़ना हो गया। लिख प्लस ना तो लिखना हो गया, लिखनी क्रिया हो गई। चलना, चल प्लस ना तो चलना हो गया, वो भी एक क्रिया निर्माण हो गई। तो सामान्यतः धातु में ना प्रत्यय आप जोड़ देंगे तो क्रिया का निर्माण हो जाएगा। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं कि अगली स्लाइड क्या कहती है। यौगिक क्रिया वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यौगिक क्रिया, लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि यौगिक क्रिया क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं के जुड़ने से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक धातु जब आपस में मिलती हैं तो यौगिक क्रिया का निर्माण होता है। दो धातु या दो से अधिक धातु जब आपस में मिल जाए तो किसका निर्माण होता है, यौगिक क्रिया का निर्माण होता है या यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ जाना। इसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, यही इसकी पहचान है। और यदि कोई विशेष पहचान होती तो मैं आपको बताता यौगिक क्रिया की। अभी तो फिलहाल यही पहचान है कि दो या दो से अधिक धातुओं के जोड़ने से या दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ जाना। आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं, बाकी इसको ज़्यादा एग्जाम में देखा नहीं गया है यौगिक क्रिया से प्रश्न, कि यौगिक क्रिया से प्रश्न आए हो। अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लगभग सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज आपका टोटल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इसको पढ़ के। सबसे ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न भी यहीं से आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से प्रश्न बनाता है जहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है, पहले हम पढ़ लें अकर्मक क्रिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे सकर्मक, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से तभी समझ में आएगी। तो अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया के साथ क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। साधारणतः वाक्य में क्या होते हैं? कर्ता होता है, कर्म होती है, और सहायक क्रिया होती है, और मुख्य क्रिया होती है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया होती है एक वाक्य में, लेकिन अकर्मक क्रिया का जो वाक्य बनेगा उसमें कर्म नहीं होगा। अकर्मक क्रिया के वाक्य में कर्म नहीं होगा। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और उसका फल कर्ता पर पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि उसका फल कर्ता पे कैसे पड़ता है, उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और उसका फल कर्ता पे पड़ता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और उसका फल कर्ता पे पड़ता है। जैसे हमें शब्द से ही पता चल रहा कि अकर्मक मतलब कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और उसका फल कर्ता पे पड़ता है। अब उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे राधा रोती है। राधा रोती है तो राधा हो गया कर्ता, राधा तो कर्ता हो गया, और रोना क्रिया हो गया। अब देखो कर्म नहीं है, कर्म ना हमें दिख रहा है और ना है, तो राधा रोती है। कर्ता दिख रहा हमें, रोने की हमें क्रिया दिख रही, राधा दिख रही जो कि कर्ता है, रोने की क्रिया हमें दिख रही कि रोने की क्रिया हो रही है। कौन सा काम हो रहा? रोने का काम हो रहा। राधा रोती है, लेकिन हमें कर्म कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ये कर्म का अभाव है। रोती क्रिया का फल जो है वो कर्ता राधा पर पड़ रहा है। रोती है तो उसका फल किस पे पड़ रहा? भैया रो रही है, आंसू बहा रही है, तो राधा ही तो बहा रही है आंसू। तो रोने की क्रिया है, उसका फल किस पे पड़ रहा? कर्ता पे पड़ रहा। उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा? फल का मतलब है प्रभाव किस पे पड़ रहा। तो राधा रो रही है तो रोने का प्रभाव जो है वो राधा पे ही तो पड़ रहा है। जैसे एक और उदाहरण है कि शेर दहाड़ता है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है ये उदाहरण, केंद्रीय विद्यालय पूछा गया था कि शेर दहाड़ता है। इसमें कौन सा उदाहरण, क्या है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक या द्विकर्मक? तो इसमें अकर्मक क्रिया थी, क्योंकि शेर दहाड़ रहा था। तो दहाड़ रहा है तो कौन दहाड़ रहा है? जोर जोर से शेर ही तो दहाड़ रहा है। तो दहाड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सिर पे ही पड़ेगा, किसी तीसरे पे तो पड़ेगा नहीं। राधा रो रही है तो रोने का प्रभाव राधा पे ही पड़ेगा,
किसी तीसरे चौथे पे तो पड़ेगा नहीं। राधा रोती है, शेर दहाड़ता है। शेर हो गया कर्ता, दहाड़ना हो गया क्रिया, कर्म है नहीं, कर्म है नहीं। और दहाड़ने का जो प्रभाव है वो शेर पे पड़ रहा, रोने का जो प्रभाव है वो राधा पे पड़ रहा। बस सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कर्मक क्रिया में। इसके बाद सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं कन्फ्यूजन होने नहीं दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको। सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ आती है। अब आपके पास जहाँ अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं था, कर्ता था, क्रिया थी लेकिन कर्म नहीं था, यहाँ आपके पास सब कुछ होगा, कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी। सकर्मक क्रिया में आपके पास कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा, क्रिया भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास कर्ता होगा, क्रिया होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा। और कर्म नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि अकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे कर्म की संभावना होगी। कर्म तो नहीं होगा, कहीं कहीं कर्म नहीं होगा, लेकिन कर्म की संभावना होगी। हमें वो संभावना तलाशना है, हमें वो संभावना पहचानना सीखना है। तो हम पढ़ते हैं कि जो क्रिया कर्म के साथ आती है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है, या कर्म जिस क्रिया में कर्म की संभावना हो या कर्म हो, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म की संभावना हो, उसमें सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना बने, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, जैसे राम फल खाता है, बड़ा सिंपल उदाहरण है। राम फल खाता है, तो भाई साहब यहाँ पे राम हो गया कर्ता, फल हो गया कर्म, तो खाता हो गया क्रिया। तो यहाँ तो स्पष्ट सब लिखा है कि खाना जो क्रिया है उसके साथ फल कर्म हमारे पास है, हमारे पास कर्म है। और जब हमारे पास कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया होती है। तो राम फल खाता है, तो इसमें तो सकर्मक क्रिया हो गई। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो गाना क्रिया है, सीता करता है और गीत कर्म है, सब कुछ है। तो कर्म जब हमारे साथ है क्रिया के साथ, तो भाई साहब आपका सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कह दूँ कि राम पढ़ता है, जैसे मैंने कह दिया राम पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि राम करता है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, कर्म हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसमें तो सर अकर्मक क्रिया है। लेकिन जरा आप सोचिए, मैं इसको बता दूं कि इसमें सकर्मक क्रिया है। इसमें सकर्मक क्रिया क्यों है? इसमें सकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि राम पढ़ता है, तो यहाँ कर्म की संभावना बन रही है, यहाँ कर्म की संभावना बन रही है कि राम कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता होगा, चाहे फिर वो पुस्तक पढ़े, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे फिर वो कोई दूसरी चीज़ पढ़े, कुछ ना, या फिर चाहे वो बालकों की जो पुस्तकें आती हैं वो पढ़ रहा हो, चाहे वो कोई मैगजीन पढ़ रहा हो, या कोई क्रिकेट की बुक पढ़ रहा हो, या कुछ भी पढ़ रहा हो, राम पढ़ता है। आपने सुना जैसे कि राम पढ़ता है, तो यार कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ पढ़ नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ वो जरूर पढ़ रहा होगा। यदि आपको सुनने मिला है कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ वो जरूर पढ़ रहा होगा। तो यह कर्म की संभावना बन रही है, यह कर्म की संभावना बन रही है। राम पढ़ता है तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा होगा, तो कर्म की संभावना बन रही है। और जब कर्म की संभावना हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। या तो कर्म आपके साथ आ जाए, स्पष्ट आ जाए कि सीता गीत गाती है, तो गीत स्पष्ट कर्म आ रहा है आपके पास, तो वहाँ तो आप सकर्मक क्रिया लगा देंगे। लेकिन जब ऐसा उदाहरण आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कर्म की संभावना बन रही है या कर्म की संभावना नहीं बन रही है। तो यहाँ तो कर्म की संभावना बन रही है कि राम पढ़ता है, तो ये बात तो निश्चित है कि राम कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ रहा होगा, राम कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ रहा होगा। और जो भी पढ़ रहा होगा, हो सकता है पुस्तक पढ़ रहा हो तो वो कर्म हो गई, हो सकता है कोई मैगजीन पढ़ रहा हो तो वो मैगजीन कर्म हो गई। तो यहाँ कर्म की संभावना हो रही है, इसलिए राम पढ़ता है जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और अकर्मक क्रिया का यही कहते हैं, जैसे मैंने अब तक बताया था अकर्मक क्रिया, शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो यहाँ कर्म की संभावना नहीं बन रही, इसलिए अकर्मक क्रिया है। कर्म की संभावना कैसे नहीं बन रही? शेर दहाड़ता है, हो सकता है किसी जानवर पे दहाड़ रहा हो सकता है भैया वो तो ऐसे ही दहाड़ रहा हो, खुद दहाड़ रहा हो, गुस्सा आ गया दहाड़ दिया, या दहाड़ने का मन किया तो दहाड़ दिया। कोई जरूरी तो नहीं है कि यहाँ एक कारण ठोस कारण है। वहाँ राम पढ़ता है, वहाँ ठोस कारण था कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि राम उसको पढ़ रहा होगा,
कोई मैगजीन होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई किताब होगी, कोई बच्चों की किताब होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि किस पे दहाड़ रहा है, क्यों दहाड़ रहा है, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ कर्मक क्रिया है, वहाँ सकर्मक क्रिया है। यदि आपको अच्छे समझ में आया हो तो ठीक है, कमेंट करें कि सर अच्छे समझ में आया है, वरना मुझे अलग से कमेंट करें, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा। तो आपकी सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हो गई। मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो आप टेंशन ना लें, 2 बार वीडियो को देख लें, 2 बार वीडियो को देख लें, आप बार बार सुन लें इस चीज़ को, देखना आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। अब चीज़ें सरल हैं, अब चीज़ें यहाँ से सरल हैं। तो सबसे पहले आया है सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हम हिंदी में, हम इंग्लिश में पढ़ते थे इसको, यहाँ इसको सहायक क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होती है और अर्थ को पूर्ण करने में उसकी सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो जाता जो है ये तो मुख्य क्रिया हो गई, जाने की क्रिया। कौन सा काम कर रहा? जाने का काम कर रहा। तो मैं घर जाता हूँ, यहाँ हूँ जो है, हूँ जो है ये सहायक क्रिया है। यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, तो कौन सा काम कर रहे थे? हंसने का काम कर रहे थे भैया। वो कौन सा काम कर रहे थे? वो कौन सी क्रिया कर रहे थे? क्रिया को हम काम कहेंगे, यहाँ क्रिया को हम काम कहते ही हैं व्यवहारिक जीवन में, और हिंदी व्याकरण में हम क्रिया कहते हैं। तो वो कौन सा काम कर रहे थे? हंसने का काम कर रहे थे। लेकिन सहायक क्रिया क्या है? थे। वे हंस रहे थे, तो हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे या रहा था ये सहायक क्रिया है। तो मुझे आशा है कि आपको सहायक क्रिया समझ में आई होगी। बड़ा छोटा सा था, बड़ी सिंपल थी, कोई जो कठिन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। पूर्वकालिक क्रिया ये भी बड़ी सिंपल है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, मतलब जब कर्ता एक काम को समाप्त कर दे, एक काम को फिनिश कर दे, एक काम को खत्म कर दे, जब कर्ता एक काम को खत्म कर दे और फिर दूसरा काम करना प्रारंभ करे, तो पहले काम को हम क्या कहेंगे? पहले काम को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जब कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरा काम करना प्रारंभ करता है, तो पहले काम को हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। या जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, जैसे राम भोजन करके सो गया। यहाँ 2 काम हो रहे हैं, एक तो भोजन करने का काम हो रहा, एक सोने का काम हो रहा। राम भोजन करके सो गया, तो भोजन करना पहले हो रहा, सोना बाद में हो रहा। तो जब कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरा काम करना प्रारंभ करता है, उसने भोजन करने का जो काम है वो समाप्त किया और इसके बाद दूसरा काम सोने का उसने प्रारंभ किया, तो जो पहला काम है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो राम भोजन करके सो गया, यहाँ भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया है, भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाने की संपन्न की। तो पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरा काम करना प्रारंभ करता है, तो पहले काम को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो राम भोजन करके सो गया, तो पहला काम है भोजन करना, उसने भोजन किया फिर सोया, तो भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया है, भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद अगला है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया, इसको एज इट इज याद रखेंगे, इसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, होती तो मैं आपको बता देता। इसको एज इट इज याद रखेंगे, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ। जब संज्ञा आए, विशेषण आए और उसके साथ कोई क्रिया आए, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा है लाठी, संज्ञा क्या है? लाठी, और क्रिया क्या है? मारना। तो लाठी मारना, जब संज्ञा के साथ क्रिया आ गई, संज्ञा के साथ क्या आ गया? क्रिया आ गई, लाठी के साथ मारना आ गया, तो हो गया लाठी मारना, नामबोधक क्रिया बन गई, लाठी मारना। अब विशेषण, विशेषण के साथ क्रिया आ जाए तो नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे विशेषण आ गया दुखी, दुखी होना विशेषण है, तो दुखी होने की क्रिया आ गई, तो दुखी होना नामबोधक क्रिया बन गई। तो जब संज्ञा के साथ क्रिया आ जाए या विशेषण के साथ क्रिया आ जाए तो नामबोधक क्रिया बनती है। इसके बाद ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको आप नाम से ही समझ लें। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्वि मतलब 2, कर्मक मतलब कर्म, द्वि मतलब 2, कर्मक मतलब कर्म। जहाँ 2 कर्म हो या जिस क्रिया में 2 कर्म हो, क्रिया मतलब क्रिया, द्वि मतलब 2, कर्म मतलब कर्म, द्विकर्मक 2 कर्म वाली क्रिया। तो जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं
उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं। तो वैसे तो एक कर्म होता है वाक्य में, लेकिन जिस क्रिया में दो हों उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक तो हो गया कर्ता, अध्यापक हो गया कर्ता। इसके बाद ने हो गया कारक, को हो गया कारक, पढ़ाना। कौन सा काम हो रहा? पढ़ाने का काम हो रहा, तो पढ़ाई क्रिया हो गई, अध्यापक कर्ता हो गया, ने और को ये कारक हो गए। अब हिंदी और छात्रों ये हो गए कर्म। ये क्या हो गए? कर्म, और दो कर्म हो गए। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। तो एक तो छात्रों को पढ़ाई, दूसरी हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो यह दो कर्म हो गए, एक छात्रों को, एक हिंदी। तो दो कर्म हो गए, और जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको जहां भी ऐसा दो कर्म वाला उदाहरण मिले, आप फटाक से द्विकर्मक क्रिया वहां टिक कर दें। जैसे श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। एक तो राम को, दूसरा थप्पड़। किसको मारा? राम को मारा। क्या मारा? थप्पड़ मारा। आप ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं कि किसको मारा और क्या मारा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। या आपको अलग से दिख जाएगा कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। और आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो फिर आपको उससे भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो आप परिभाषा याद कर लें कि जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। फिर आप ऐसे बना के देख लें। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। श्याम हो गया तुम्हारा कर्ता, मारने की क्रिया हो रही, ये कारक हो गए। अब दो ही बचे, एक राम बचा, एक थप्पड़ बचा, तो ये कर्म हो गए। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। इसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं आपस में मिलेंगी तो संयुक्त क्रिया बनेगी। ये हम कहते नहीं कि संयुक्त अभ्यास हो रहा है दो देशों का, दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास हो रहा है। जैसे भारत की सेना और अमेरिका की सेना, और जो दोनों आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइज करती हैं तो हम उसको कहते हैं संयुक्त युद्धाभ्यास। जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो हम संयुक्त कहेंगे। तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के मिलने से संपन्न होती है, दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के मिलने से संपन्न होती है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। इस परिभाषा को याद रखें, इसी को याद करने से आपका काम हो जाएगा। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के मिलने से निर्मित होती है तब उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। या जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के जुड़ने से बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पहला है कि वह खाने लगा, दूसरा है मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा। आप आते जाते रहिए। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि वह खाने लगा, मतलब दो क्रिया हो रही हैं यहाँ पे दो क्रिया हो रही हैं। वह खाने लगा, एक तो खाने की क्रिया हो रही, दूसरी लगने की क्रिया हो रही। जैसे अब जब हमें कोई काम करना होता है, हमारा एग्जाम पास में होता है, तो हम कहते हैं बिल्कुल लग जाओ, आप बिल्कुल लग जाओ, मतलब शुरू हो जाओ। तो एक तो खाने की क्रिया हो रही, दूसरी लगने की क्रिया हो रही। वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, एक तो पढ़ने की क्रिया, एक देने की क्रिया। मुझे पढ़ने दो, मतलब एक पढ़ने की क्रिया हो रही, एक देने की क्रिया हो रही, तो मुझे पढ़ने दो। वह पेड़ से कूद पड़ा, एक तो हो रही कूदने की क्रिया, एक हो रही पढ़ने की क्रिया। कूद पढ़ा, एक पढ़ा की क्रिया पढ़ने की, एक कूदने की। तो वह पेड़ से कूद पड़ा, मुझे पढ़ने दो। वह खाने लगा, खाने भी और लगा भी, पढ़ने भी और दो भी, कूदना भी और पढ़ा भी। और आप आते जाते रहिए, आइए भी और जाइए भी, आप आइए भी और जाइए भी। तो यहाँ भी दो क्रियाएं हो गई, यहाँ भी दो क्रिया हो गई। वह खाने लगा, खाने भी और लगा भी, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, आप आते जाते रहिए, आइए भी और जाइए भी। तो जहाँ दो क्रियाएं होंगी वहाँ संयुक्त क्रिया। जहाँ दो क्रियाएं होंगी आपस में मिलके जब दो क्रिया आपस में मिलके, जब दो क्रियाओं के संयोग से जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के मिलने से संपन्न हो या निर्मित हो तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको दे दिया है संयुक्त क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि जहाँ दो कर्म होंगे, जैसे अध्यापक ने एक तो छात्रों को, दूसरी हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ दो कर्म हुए, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसके पहले हमने पढ़ा कि नामबोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है।
ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा कि जब कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरा काम करना शुरू करता है तो पहले काम को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम भोजन करके सो गया तो उसने पहले भोजन किया फिर तो सोया, तो भोजन करने की जो क्रिया है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ये भी सिंपल था। इसके बाद सहायक क्रिया, आपको पता ही है सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा। मैं घर जाता हूँ तो हूँ, जाता या जाना तो मुख्य क्रिया है, हूँ सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, हंसना मुख्य क्रिया है, रहे थे सहायक क्रिया है। तो लगभग 5 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे आखिरी जो बचा है द्वि क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, पहले परिभाषा पे आप ध्यान दें क्योंकि परिभाषा में याद करना जरूरी है कंसेप्ट के लिए। उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। जब कोई क्रिया संज्ञा के भांति व्यवहार में आती है तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और अच्छे से समझें, जब कोई क्रिया संज्ञा के जैसे व्यवहार में आती है, जब व्यवहार में आएगी कोई क्रिया तो है तो क्रिया, लेकिन आपको लगेगा कि ये संज्ञा है तो क्रिया है, हो रहा तो कोई काम होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि भाई ये तो संज्ञा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई काम हो रहा होगा लेकिन आपको लगेगा कि ये तो संज्ञा है, ये क्रिया नहीं है। तो जब कोई क्रिया संज्ञा के जैसे व्यवहार में आती है तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो जब कोई क्रिया संज्ञा के जैसे व्यवहार में आती है तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना जो है ये टहलने की क्रिया होती है। आप सुबह से टहलने जाते होंगे तो काम ही तो है टहलना, इधर से उधर टहल रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो, ये काम ही तो कर रहे हो एक। लेकिन यहाँ वो लग नहीं रहा कि काम हो रहा, यहाँ तो वो लग रहा है कि ये तो संज्ञा है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। कीर्ति देने वाला है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। मरने की क्रिया हो रही है, कोई मर रहा है देश के लिए, सैनिक मर रहा है देश के लिए, मरने की क्रिया हो रही, मरने का काम हो रहा, लेकिन लग रहा है कि संज्ञा है। तो देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। क्रियार्थक संज्ञा भी हो गया, बहुत अच्छे से हमने समझा इसको। इसके बाद हमने संयुक्त क्रिया को समझा, इसके बाद हमने द्विकर्मक क्रिया को समझा, इसके बाद हमने नामबोधक क्रिया को समझा और हमने पूर्वकालिक क्रिया को भी समझा और इसके पहले हमने सहायक क्रिया को समझा। इसके पहले और हमने अकर्मक क्रिया समझा, हमने सकर्मक क्रिया समझा, हमने धातु समझा, हमने यौगिक क्रिया समझा, हमने धातु क्या है, क्रिया क्या है ये भी समझा, हमने परिभाषाएं देखी, हमने लगभग हमने बहुत सारा कंप्लीट किया है आज, और एक ही वीडियो में लगभग हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। और या यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई भी क्रिया समझ में ना आई हो, आप पहले तो 2 बार देख लें। 2 बार देखने से आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करना जरूरी है, आप कितने भी बुद्धिमान हैं लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। इसके बाद यदि कोई क्रिया आपको समझ में नहीं आई हो, चाहे वो सकर्मक हो या अकर्मक हो, आप हमें दोबारा बताएं, मैं इसका दोबारा वीडियो अपलोड करूँगा। और यदि आप ग्रुप से ना जुड़े हों तो मैं ग्रुप का नंबर देता हूँ और ग्रुप से जुड़ जाएँ, 9111469758। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हैं और हमसे आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं, और जो भी वीडियो या जो भी सजेशन आपको देना है तो आप सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़, लगता है कि आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।